सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया स्पेशल। अमूमी तौर पर संडेज़ मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद होते हैं। हम सितारों की चालें बताने की कोशिश करते हैं और वो ऐनक लगा के दुनिया के मामलात को समझने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर गनी जावेद आज मेरे साथ नहीं हैं, उनकी आँखों की सर्जरी हुई है और वो आराम फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। लेकिन आज मेरे साथ एक और बड़ी मोतबर शख्सियत जनाब सईद काजी साहब मेरे साथ हैं। पाकिस्तान की सियासत पर भी उनकी नज़र है, दुनिया के अंदर जो इक़्तिसादी निज़ाम राइज रहे हैं उनको भी वो पूरी तरह जानते समझते हैं और पाकिस्तान की जो सियासत है उसकी तो नब्ज़ पर उनका हाथ है। जनाब सईद काजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें इस तज्ज़िया स्पेशल में ज्वाइन किया। वतन अज़ीज़ में ख़ासे मामलात हैं, गरीब की हालत तो बड़ी दिगरगूँ है। बेसिकली अगर देखा जाए तो कुछ जो सफ़र कर रहा है वो गरीब ही सफ़र कर रहा है, लेकिन हम टीवी पर, अखबारात में, मीडिया पर और कई दफ़ा सेमिनार्स में भी मैं जो एक अक्सर गुफ्तगू सुनता हूँ वो बताया जाता है मुख्तलिफ़ इकॉनमीज़ बहुत तरक्की कर रही हैं और उसमें ग्रोथ रेट का बड़ा जिक्र किया जाता है कि जनाब ग्रोथ रेट ऊपर चला गया, ग्रोथ रेट नीचे आ गया, ये इतना हो जाएगा तो इससे होगा फ़र्क। बहुत ग्रोथ रेट ऊपर चला जाए, नीचे आ जाए, फिर भी आवाम की हालत बिल्कुल नहीं संभलती। एक तो ज़रा मैं आज आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो एक जिसे हम राइट विंग ग्रोथ रेट कह सकते हैं, थोड़ा सा इस पर आप हमें रोशनी डालिएगा। और दूसरा, ये जो पाकिस्तान में अब एक जो नैब ऑर्डिनेंस में, नैब कवानीन में जो तब्दीली आई है उसकी बड़ी बहस है। उस पर अपोजिशन पहले हमें ये कहती हुई नज़र आई कि ये होना चाहिए, नैब जो है ये सियासतदानों को इस्तेमाल कर रही है, रोक रही है, पकड़ रही है, विच हंटिंग हो रही है। अब जब सियासतदानों को, सरकारी अफसरान को, बिजनेसमैन को एक तरह से छूट दी गई है नैब से, तो अब सियासी जमातें फिर कह रही हैं कि नहीं जनाब, ये तो हम इसे तस्लीम नहीं करते और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा यू टर्न है। सईद काजी, देखिए, पहली तो आपने मैशत की बात की है, तो मैं आपको एक मिसाल से बात को शुरू करता हूँ। इंडिया का बज़ाहिर बड़ा हेल्थी ग्रोथ रेट अब तक चलता रहा है, अभी गिरा है, बल्कि एक वक्त में हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड था और 60 करोड़ लोगों के पास टॉयलेट्स नहीं थे। एक तो ये बात है। 45% साल का रिकॉर्ड टूटा है बेरोज़गारी का। वहाँ पे इकॉनमी ग्रो कर रही थी। बुनियादी तौर पर समी इब्राहिम साहब, इस मैशत की बुनियाद 1930 में 2 प्रोफेसरों ने रखी। फिर बहुत से जो थिंक टैंक्स हैं और शोगल सोसाइटी है या यूनिवर्सिटियों को फंड करके राइज 1980 में इन्होंने रेगन और थैचर से करवाया और इस पर कोई बात नहीं करता। रेगनॉमिक्स अब ये इसको 80 से लेके अब तक देख लें कितने साल हो गए और इसके नतायज भी आप देख लें। इस निज़ाम में ग्रोथ रेट का आम आदमी की इफलाह से कुछ लेना देना नहीं, और सिर्फ यही नहीं, इसका रिश्ता माकूस है, इनवर्स रिलेशनशिप है। इन सर्टन केसेस ग्रोथ रेट ऊपर जा रहा होता है, पेपर पे मैशत बैलेंस होती है, मैक्रो इकॉनमी, लोगों का बेड़ा गर्क हो जाता है और वजीर आके बड़ा कन्वीनियंटली कहते हैं कि देखिए नौकरियां देना हमारा काम नहीं है, हाँ अवाम का काम है, इनकी कैबिनेट को तनख्वाह देना, इनके बच्चों की तालीम की फीस देना, इनकी बीमारी का इलाज। ये आप वही बात कर रहे हैं जिस तरह ये बताया जाता है कि जी पाकिस्तान की फ़लाँ इंडस्ट्री जो है उसने इतना एक्सपोर्ट किया और अब इतना ज़्यादा उनका टारगेट है तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। हालांकि ये चंद उन ख़ानदानों के लिए बेहतर है जो उस मखसूस इंडस्ट्री में जिनकी इजारादारी है, अगर उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं तो वो जो पैसा आएगा, जो मुनाफा आएगा, उसका उस मज़दूर से कोई लेना देना नहीं जो उनकी फैक्ट्रियों में काम करता है, इस मुल्क के अवाम का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो जो प्रॉफिट है वो सारे का सारा उन्हीं सेठों की जेब में जाएगा, ट्रांसलेट होके वो आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट होके वो जो आदमी जो काम कर रहा है, जो गरीब आदमी जिसकी सारी मेहनत है, वहाँ तक नहीं जाएगा। देखें, ये रिसेंटली जो फिगर्स आई हैं वो बड़ी चश्मकुशा हैं कि ट्रिकल डाउन तो क्या होना था, ट्रिकल अप हुआ है। माल ऊपर इतना इकट्ठा हो गया है कि इस वक्त कई हजार ट्रिलियन डॉलर जो हैं इन चक्कों के वहां पड़े हुए हैं। एक बात। दूसरी बात यह कि हम केस कैसे बनाते हैं, हम इल्जाम कैसे लगाएंगे। हम इल्जाम समी साहब लगाएंगे जब हम लाहौर में बैठे हैं तो मियो अस्पताल देखेंगे इस अवाम का, सर्विसेज अस्पताल में अवाम की हालत देखेंगे,
पब्लिक स्कूल्स की हालत देखेंगे तो इसका मतलब यह है कि इस मुल्क के 22 करोड़ लोग जितनी दौलत कमाते हैं वो तो कुछ लोगों के पास चली जाती है। नीचे याद हो ना कि मुझे स्टेट ऑफ द आर्ट इलाज मिले इस मुल्क का शहरी होने के बायस, जो मुझे आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है, वो तो नहीं है। हमें आ जाते हैं नया फलसफा आ गया, हफीज शेख साहब आ गए हैं, अब ये आ गए हैं। मुझे एक बात बताएं, ये मुल्क 70 साल से नाजुक दौर से गुजर रहा है, इनका तबका कभी नाजुक दौर में गया है? मुझे ये बताएं, मैंने पूछा सलमान शहबाज साहब से पूछा, मैं बार बार ये बात करूंगा इवन एट द रिस्क ऑफ बीइंग रिपेटिटिव, कि मैंने कहा हुजूर 2 मईशतें हैं, आपका तबका 2 मईशतें चला रहा है। एक आपकी निजी मईशत है, वो तो बिल गेट भी जो है आपसे आके एडवाइस लेने की मतलब उसकी तमन्ना होगी। एक मेरी मईशत है, बेशक वक्त 2 चलाई, मेरा तुमने बुरकस निकाल दिया, तुम्हारे में जाके कारपोरेट ऑफिस देखता हूं, तुम्हारी मैं लंदन में बिल्डिंगें देखता हूं, क्या वारदात है। अब ये आपने नैब की बात की, आ जाएंगे। अच्छा, इधर अभी नहीं, नैब पर अभी बात चलते हैं, आगे चल के बात करते हैं। मैं इसी पर यहाँ पर मेरा आपसे ये सवाल है, मुझे ये बताइए कि ये कहीं पे भी ये जो निज़ाम है ये लोगों के मसाइल को उस तरीके से नहीं हल कर सका जिस तरह लोग तवक्को करते हैं। हमारे यहाँ ख़ास तौर पर मैं बात करता हूँ, ये जो सिस्टम है इसमें करोड़ों रुपए लगते हैं, बहुत अमीर आदमी पार्लियामेंट में जाते हैं, वही वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, वो उनका उन मसाइल से कोई लेना देना नहीं है, ना कभी उनको ज़िंदगी में इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, ना कभी उनके बच्चों की एजुकेशन का मसला है, कभी कोई एक्टिविटी अगर उनकी कोई तफरीह है उसके लिए भी उनका कोई इशू नहीं है, सारी दुनिया के रिजॉर्ट उनके लिए हैं। अब गरीब आदमी जो सफ़र कर रहा है 20 करोड़ 22 करोड़, वो इस निज़ाम में उसके नाम पर हुकूमत तो की जाती है लेकिन वो कभी हुकूमत में नहीं आ सकता। तो ये किस तरह यहाँ के लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील करेगा। कह दिया जाता है कि जमहूरियत ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, बिलाशुबा जमहूरियत ही मुस्तकबिल होगी, लेकिन ये जो जमहूरी निज़ाम है ये तो अमीर लोगों का निज़ाम है, अमीर लोग ही इसमें आते हैं, अमीर लोग ही इस मुल्क को खाते हैं, पीते हैं, लूटते हैं। मैं और आप जो गरीब आदमी है, मुझे ये बताइए सईद काजी, उसके लिए इस निज़ाम में या इस सिस्टम में कोई अच्छी खबर है? देखिए ना, बाद लोग मुझे मिलते हैं, मेरे देखने वाले भी मुझे मिलते हैं, तो बात कहते हैं जी आप एस्टेब्लिशमेंट पे बड़ा हाथ हौला रखते हैं, आप सियासतदानों को बहुत ज़्यादा करते हैं। अरे भाई, मेरा तल्लुक सियासतदान से है, जर्नैल को मैंने नहीं लगाया, MNA को मैं वोट देता हूँ, कहता हूँ मेरा हक वापस लेके आओ, जब बजट बनाओ मेरे मफादात का ख्याल रखो। वहाँ पे तुम IMF का बजट में पेश करते हो, या जो बाला तबकात हैं इनके इंटरेस्ट को तुम सिक्योर करते हो। मेरे लिए पंजाब में जो बजट, मुझे बताओ, और फिर तुम करते क्या हो? आए मैं आपको एक फिगर देता हूँ, जरा आप ही आशश कर उठेंगे। 2.46 अरब डॉलर लगा दिया शहबाज शरीफ ने 27 किलोमीटर की एक जो ट्रेन अभी चली नहीं और शायद चलनी भी नहीं। और यहाँ का टोटल हेल्थ और उसका जो बजट था वो 113 अरब रुपया है उसका तालीम का, वो वहाँ पे आपने लगा दिया 250-350 अरब रुपया। मुझे बताएं, और वो चलनी नहीं है। फिर मैं देख रहा था कि जापान में एक ट्रेन चलेगी टोक्यो से ओसाका, वो दुनिया की तेज तरीन ट्रेन होगी, 150 किलोमीटर से आगाज होगा और उसके बाद वो जमीन से उठ जाएगी और वो खला में एक तरह से तैरती हुई जाएगी और 1 घंटे 7 मिनट में लाहौर से इस्लामाबाद से ज्यादा सफर तय करेगी, 1 घंटा और 7 मिनट में। वो 72.7 मिलियन डॉलर की बनी है। एक तो ये इनकी हालत देखें। मैं किसको कहूं यार, मैं जाके क्या हमला कर दूं किसी एस्टैब्लिशमेंट के इदारे पर? अरे मैंने तुम्हें भेजा है, आइन तुम्हारे हाथ में पकड़ाया है, 80% टैक्स मुझसे लेते हो, विद होल्डिंग टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, जाके मेरे हक में कानून साजी करो। तुम क्या करते हो? जब तुम्हें जूते पड़ते हैं अपनी हरकतों की वजह से तो कहते हो जमहूरियत खतरे में हो गई है। और मेरी तो जमहूरियत भी खतरे में, मेरी सेहत खतरे में, मेरे बच्चे की तालीम खतरे में। यहां 50% बच्चे स्टेंटेड ग्रोथ के मारे, गुर्बत की वजह से वो बचपन से बुढ़ापे में चले जाते हैं, लोग मर रहे हैं। 4,08,000 बच्चा यूनिसेफ कहती है साल मरा है हमारे यहाँ। सईद काजी, मुझे ये बताइए, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में अभी कुछ कवानीन बनने हैं, कवानीन में कुछ कमी है? मुझे तो यही पता चला है जब भी मैंने देखा है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें हर तरह का कानून मौजूद है, अगर नहीं हो रहा तो किसी कानून पर अमल नहीं हो रहा। और वो जो मेरा पहला सवाल था, अमल करने वाले वो लोग हैं जिनके ये मसाइल ही नहीं है, जिनका मकसद दौलत बनाना है, तो फिर कैसे तब्दीली आएगी? ये निज़ाम जो मौजूदा निज़ाम है ये कैसे किसी आदमी को, गरीब आदमी को कुछ डिलीवर करेगा? आप 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल कर दे, ना बनाए कोई कानून साजी करते हैं, ना करे कानून साजी। आप जो 1 से 40 तक की आर्टिकल्स हैं
उनको प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी डिक्लेयर ना किया जाए, इनकम्बेंट बनाया जाए कि जनाब इस पे आपने अमल कर। अगर आप वोट लेके हक की हुक्मरानी इस आइन के जरिए मुझसे लेते हैं तो वो जो मेरी बारे में जो लिखी हुई है 3 है 38 है, आर्टिकल 38 डी में लिखा हुआ है कि तुमने मुझे रोटी कपड़ा मकान देना है, तुमने मैं बूढ़ा हो जाऊं, गरीब हो जाऊं तो इन्फर्मिटी आ जाए, मेरा तुमने मरने तक मेरा ख्याल रखना है, उसको तुमने प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी बना दिया है। मुझे ये बताएं, ओहो गुर्बत बड़ी मुश्किल से दूर, और एक ठेके में तुम 7 नस्लों की गुर्बत तो खत्म कर लेते हो। मुझे तुम कहते हो बड़ा मुश्किल है, अभी 50 साल लगेंगे। लॉर्ड केन्स कहता था इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड, तो इन द लॉन्ग रन में हमें डाल देते हो, खुद तो दिहाड़ी लगाते हो। मुझे बताएं, मैं अभी नाम नहीं लेता, जरा उन लोगों को अपने चश्मे तस्वुर में लाएं जो पैदल आए थे इस पार्लियामेंट में और कैसे गए। ये तो मुझे मेरे और आपके प्रोग्राम में भूतानी साहब ने भी कहा था, जो पैदल आए थे 5-5 जीप लेके गए थे बलोचिस्तान के, वो असलम भूतानी साहब मेरे ख्याल में स्पीकर रहे थे। तो ये मसला है, यहां मसला ये है कि ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स नहीं चलने देते। मैं इमरान खान को कह चुका हूं कि आपकी सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि आपकी अपोजिशन जरदारी साहब और नवाज शरीफ कर रहे हैं, जिनके पीछे बंदा नहीं निकलता बाहर। लोग अच्छा, एक मुझे कल कह रहा था देखिए ना इनको दोबारा लीडर बना दिया है, और 10,000 बंदा नहीं निकाल सकते। ये 18,000 बंदा निकला था नवाज शरीफ के पीछे अपने दौरे हुकूमत में। तो मसला ये है कि और अब ये जो बिलावल भुट्टो का जलसा था पिंडी में, वो भी पूरे पाकिस्तान से आप लोग लेके आए हैं और 15-20 हज़ार से ज़्यादा नहीं हुए लोग, और वो लियाकत बाग सभी क्यों आए लोग मुझे बताएं, जेब से लोग, मुझे ये बताएं मौ के पीछे लोग क्यों चले थे और कई भी महीने चलते रहे थे, ठीक है, वो क्यों, क्या था? लीडरों पे एतबार होता है, लीडरों के लिए लोग जाने देते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप उनकी हकूक का धंधा करते हैं इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मुक़द्दस पैमानों में बैठ के, जब आप गुलामी करते हैं और आपकी औकात ये होती है कि आप वजीर खजाना नहीं होते, एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का रोल अदा करते हैं आलमी मालियाती इदारों के लिए, जिनका कर्जा हम अपने खून से 10 दफ़ा अदा कर चुके हैं। और हमें आगे हबीब शेख साहब बताते हैं वो यार रिस्पॉन्सिबल नेशन, जो रिस्पॉन्सिबल नेशन का क्या मतलब है कि 60% रेवेन्यू जो है वो आपने उनको देना है सेठों को, उनकी हुकूमत है यार, हमारी कहाँ हुकूमत है? तो मैं इनको, हम इसलिए बोलते हैं कि यार हमारी गैरत। फिर हल क्या होगा, कैसे? मेरा सवाल आपसे वही, आपने पूरी मुझे बता दी खामी ये है ये है ये है, अब यहाँ से आगे कैसे चलें? हम टेलीविज़न पर बहसें कर करके, आम आदमी, आज भी हम प्रेस क्लब के इलेक्शन में थे, वहाँ पर मेरी जिन लोगों से भी बात हुई उनका सवाल ये था कैसे ठीक होगा। मेरा आपसे ये सवाल है कि ये निज़ाम नहीं डिलीवर कर रहा, चंद लोगों के लिए है, ये अमीर आदमियों के लिए है। अब आगे ये जो अभी पाकिस्तान के लोगों के साथ मैं इसे कहूँगा कि एक तरह का बलात्कार हो रहा है, वो कहाँ जाएं वो लोग? देखिए, पहली बात तो ये है समी इब्राहिम कि 2 भी तब्दीलियाँ आई हैं। सियासत बहुत मुअज़्ज़ज़ पेशा है, ये पैगंबरों का पेशा है, लोगों की तकदीर बदलने का पेशा है। अभी ना कहें, ये जो बेस बदल के आ गया ना कॉनमैन, सियासत गंदी नहीं हुई, ना गंदा काम है, उसको गंदे काम के लिए इस्तेमाल करने वाले गंदे हैं। अब फिर उसका क्या हल? उसका हल ये है कि मैं आपको बताऊं, वो पॉलिटिकल मूवमेंट्स के जरिए होगा। और ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स चल रही हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, कभी टीवी पे नहीं आती। ये जब आप देखते हैं ना, नर्सें बाहर आ रही हैं, डॉक्टर्स बाहर आते हैं अपनी तनख्वाह के पैकेज के लिए, क्लर्क्स जिनको जूते पड़ते हैं, और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है सिंध में बाकायदा पीटती है उनको जो अपने राइट्स के लिए बाहर निकलते हैं। कभी आपने गौर किया कि आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी का वहां बंदा नहीं जाता कि जाके उनको लीड करे? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। किसी मजदूर की तहरीक हो, किसी क्लर्क की तहरीक हो, किसी नर्स का एहतजाज हो, डॉक्टर का एहतजाज हो, वहाँ पर हमें पॉलिटिकल लोग नहीं जाते, वहाँ पर हमें नज़र नहीं आते। ये सिर्फ वैसे आपस की बात है, वकीलों के एहतजाज में जाते हैं। कैमरा चला जाता है, मीडिया का कैमरा जरूर चला जाता है। और जब मैं देखता हूं, और समी इब्राहिम साहब, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अपने दिल की बात कहना चाहता हूं, पेशा कोई गंदा नहीं होता। पेशा जब आप सफाई से और दयानतदारी से करते हैं वो इबादत बन जाता है, और जब आप उसका धंधा करते हैं तो फिर आप, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, फिर आप जो है वो क्या बन जाते हैं, मैं ये बताना नहीं चाहता क्योंकि पंजाबी में उसके लिए अच्छा लफ्ज़ नहीं है। वैसे तो कमीशन एजेंट ज़रा मोतबर लफ्ज़ है। तो ये मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि ये इशू है, लोगों को अपनी लड़ाई, मतलब क्या, बॉटम लाइन क्या, ये लड़ाई लोगों को खुद लड़नी पड़ेगी। और लोग तारीख में किसी ऐसी लीडरशिप के इंतजार में हैं, लोग देख तो लड़ते हैं ना, मेरी बात सुने, लोग तो लड़े, लोग तो निकलते हैं, लॉन्ग मार्चेस में निकले, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कॉल पर निकले, वो जो रियासत होगी माँ के जैसी, इफ्तिखार चौधरी की बहाली के लिए निकले। मेरा एतजाज असर साहब का बड़ा बहुत, अब कौन सी तहरीक है जिसमें लोग नहीं निकले? हाँ, अब नहीं निकलते, अब लोग बिल्कुल नहीं निकलते, इसलिए कि किसी पर वो इतबार नहीं करते। अब लेकिन अब कहाँ जाएंगे, हल कैसे होगा? देखिए, एक मैं आपको बात बताऊं, समी इब्राहिम साहब, जिंदगी का कोई मुतबादिल नहीं होता। जब घरों से आफियत उठ जाती है तो लोग बाहर आते हैं। इसकी मैं कई मिसालें दे सकता हूं। इस वक्त फ्रांस में लोग घरों से बाहर हैं,
येलो वेस्ट मूवमेंट फिर आ गई है। उसके बाद पेंशन के पे सारा फ्रांस इस न्यू ईयर पे बंद है, लोग सफर नहीं कर पा रहे। जेरेमी कॉर्बिन को उसको डिमोनाइज करके हरवाया गया। बेन जॉनसन का हशर वही होगा जो टेरेसा मे का हुआ था, मैं आपको बता रहा हूं। बर्नी सैंडर का उठ के आ जाना और वो 2 लड़कियां वहां पे इलेक्ट हुई हैं जो वो सवाल पूछ रही हैं, और बर्नी सैंडर का ये कहना कि ये मैं तुम्हारे कर्जे माफ कर दूंगा, ये अभी कहानी खत्म नहीं हुई। जेरेमी कॉर्बिन की शिकस्त से बात खत्म नहीं हुई, बात शुरू हुई है। हाँ, ये मैं बता दूं, जेरेमी कॉर्बिन लेफ्ट विंग रिफॉर्मिज्म करने जा रहा था, वो नहीं कर पाया। और जो यहाँ पे इमरान खान साहब है राइट विंग रिफॉर्मिज्म कर रहे हैं, दे बोथ आर डूम टू फेल। ये मेरी ज़ाती और बड़ी हकीर सी राय है, मगर तहरीकें बन रही हैं, बनेगी। और समी साहब, मैं एक बात आपसे कह दूं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर अब तक दुनिया वैसी नहीं रही, तो यहाँ जो आज है ये भी वैसा नहीं रहेगा। लोग अपनी तकदीर बदलेंगे, और चोर चक्के अमित शाह जैसे और जो अपना मोदी जैसे गुंडे जो 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 जराइम पेशा लोग जो हैं, जो उन्होंने लीडरशिप के नाम पे जो बूट पॉलिश करते हैं इन गुनाहगार लोगों का और उनके काम करते हैं, ये ज़्यादा देर नहीं बैठेंगे। इंडिया में देखें जो मूवमेंट बन रही है, जिस दिन इंडिया में इस मूवमेंट में इस सिविल सोसाइटी और स्टूडेंट्स के साथ वर्किंग क्लास आ गई जो कि बाहर आ रही है, लेकिन अब वहाँ पर जो मूवमेंट है, इसको ये जो सरमायादार हैं ये जिस तरीके से इसको डाइवर्ट करते हैं, वहाँ पर जो मूवमेंट है उससे जान छुड़ाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम है, LOC जो है उस पर काम को गर्म किया हुआ है, और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी है कि पाकिस्तान पर एक कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान उस पर, उनको पता है, रिटेलिएट करेगा, फुल रिटेलिएट करेगा, एक नई जंग शुरू हो जाएगी। और वो जो एक मामला है जो यूनानी तरीका इलाज है कि पेट में दर्द है तो सर पे इतना ज़ोर से डंडा मारो कि पेट का दर्द भूल के आप सर के दर्द के पीछे पड़ जाएं, तो इस तरह से तो ये चक्कर देते आ रहे हैं, माजी में कई दफ़ा इन्होंने दिया है, तवज्जो फिर हटा देंगे असल मसाइल से। देखें, भारत में मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे उस्ताद कहते थे कि अंडे का आमलेट बन जाता है, आमलेट का अंडा नहीं बनता। हजूर, उनकी फ़ौज में बहुत बड़ी बेचैनी है। उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बयान दिया उसके खिलाफ फ़ौज के जो टॉप ब्रेस है उसमें बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है, ठीक है। और दूसरी मैं आपको ये बात बताऊं कि ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, हम तहरीकों के धाने पर खड़े हैं। नया रिसेशन जो है वो दस्तक दे रहा है दुनिया के दरवाजे पर। चाइना का ग्रोथ रेट देखें कहाँ गया है। चाइना इज स्पेंडिंग मोर मनी देन इट्स डिफेंस बजट इन इंटरनल सिक्योरिटी। इतना बड़ा अनरेस्ट के अंदर हांगकांग में जो हो रहा है वो एक वार्निंग है मेन लैंड के लिए। लोग नक नक आ चुके हैं, पंजाबी में जिसे कहते हैं। लिहाजा ये तहरीकें बनेंगी, इनकी लीडर इनको हाँ भाई जैक करने की कोशिश की जाएगी। आ जाएंगे ये जो पेशावर हैं कि जनाब हम हैं, आपके दर्दों का जो है वो दारू करेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि अब अवाम जो है वो अपनी लीडरशिप तलाश करेगी और इन तहरीकों में से कुछ निकलेगा, क्योंकि ये निज़ाम इतना लागर हो चुका है कि ये तो अपने तबके को सहार नहीं सकता। मुझे आप बताएं, मैं लाहौर में देखता हूँ, एक स्कूल में देखता हूँ। मैं मुझे एक बात समझाएं, आपकी बात मैं सॉरी काट रहा हूँ, आप इसको मुकम्मल कर सकते हैं बात को। एक निज़ाम जो अपाहज है, जो मफलूज है, जो किसी भी जो हमारी आवाम है उनके मसाइल नहीं हल कर पा रहा, उस निज़ाम को क्यों कंटिन्यू रखा जा रहा है अब भी? यानी ये जो पार्लियामान है ये पिछले 30 साल से ये काम कर रही है पाकिस्तान में, कोई किसी गरीब आदमी का मसला हल नहीं हुआ, फिर भी कहा जाता है कि हमारी बका इसी निज़ाम को बचाने में है। क्या इसमें ठीक होगा? ये बका देखो, जब इत्तेजाज अहसन साहब ने तकरीर की थी और बाहर इमरान खान एक जुलूस लेके मुबैना तौर पर आए थे, तो उन्होंने क्या कहा था कि ये ठीक आए हैं, ये इनके सवाल ठीक हैं, मगर इस निज़ाम को क्या बचाओ? रूलिंग क्लास अपनी प्रोटेक्शन चाहती है। मुझे ये बताएं, यहाँ निज़ाम अच्छा हो तो ये लोग जो आज सियासत की दुकान लगा के बैठे एक चंद 100 ख़ानदान हैं, उन्होंने ये 400-500 ख़ानदान हैं, उन्हीं के पार्लियामेंट में लोग हैं, उन्हीं के ब्यूरोक्रेसी में बच्चे हैं, उन्हीं के फ़ौज में बच्चे हैं, उन्हीं के अदलिया में बच्चे हैं, पूरे निज़ाम को इन्होंने काबू में कर लिया। 21-22 करोड़ लोग भूख से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। मीडिया है तो वो उस चीज़ का जिक्र नहीं करता, सिम्बॉलिकली उसका जिक्र होता है। किस तरह तब्दीली आएगी? ये वो जो लोग हैं उबल रहे हैं अभी, अब क्या करें वो? यानी आप किस चीज पर मजबूर करना चाहते हैं सईद काजी उन्हें? वो कैसे, क्या करें वो? ना मैं लोगों को बाहर निकाल सकता हूं, उन्होंने अपनी मर्जी से आना है। बस एक बात मेरी याद रख लें, मैं इससे बेहतर मिसाल मेरे जहन में कोई नहीं है। आप पानी की एक देग आग पे रख दें, वो जब वो 100 पे पहुंचेगी सेंटीग्रेड पे तो वो जरूर उबलेगी। इंसानी समाज भी ऐसे ही नहीं, देग तो उबल रही है। आप देखें मॉडल टाउन में हमारे सामने इस शहर में बेगुनाह लोगों को मारा गया, किसी ने, वो जो लोग हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने देखा साहिवाल के नज़दीक एक फैमिली को जिस अंदाज में बुचर किया गया। ये मैं चंद मोटे मोटे वाक़यात आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो कितना डिस्कस हुआ। फिर उनको वो चेक दे के तो वो एक ये करा दिया गया कि जी हम पता नहीं, हमें सब पर एतमाद है।
फिर अब आप ये देखें, अब ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ये इस मुल्क में मीडिया जो पिछले 1.5 साल से जो कैंपेन थी कि जी पॉलिटिकल विच हंटिंग हो रही है, वो जनाब सियासतदानों को पकड़ा जा रहा है, ये वो लोग हैं जिनकी कमाई से उनके टैक्स रिटर्न मैच नहीं करते। जो भी निज़ाम है, इसके निज़ाम में भी अपनी मनी को, वो कोई उनकी लेजिटिमेट मनी नहीं है, जायदादें बाहर हैं, बीमार हो के भी ये बाहर चले जाते हैं, यानी बीमार हो के कह रहा हूँ, कन्विक्ट हो के ये बाहर चले जाते हैं, और यहाँ पर सारी रियायत इनके लिए। और अब ज़रा आ जाइए इस पर, ज़रा थोड़ा सा नैब ऑर्डिनेंस पे भी आ जाइए, हर चीज़ को उन्होंने कह के जनाब वो ख़त्म कर दिया। तो भाई किस तरह फिर ये आगे कैसे चलेंगे सईद काजी? देखें, मैं भी एक माहिर इक़्तिसादियात को कोट करता हूँ और आपकी बात को एक फ़िक्रे में कहने की कोशिश करता हूँ। वो ये है कि किसी बड़े आदमी ने कहा था कि द स्टेट हैज़ बिकम अ कमेटी फॉर द रनिंग ऑफ द अफेयर्स ऑफ द रिच एंड माइटी, कि रियासत एक ऐसी कमेटी बन गई है जो कि बड़े लोगों के मसाइल जो हैं उनके हल के लिए है, आम आदमी के हल के लिए नहीं है। ये आज पूरी तरीके से फिट आती है। बाकी एक और भी मैं बात कह दूं, जिस तरह मैं कहता होता हूं आपके साथ के जो चेंज के ये बात करते हैं, वो क्या है? हीरोज विदाउट हेरोइक डीड्स, हिस्ट्री विदाउट इवेंट्स, इवेंट्स विदाउट हिस्ट्री, एंड चेंज हुज सोल फोर्स इज द कैलेंडर। डेट बदल रही है मगर ये कैफियत तादेर नहीं रहती। मैं आपको ये बताऊं कि ये क्लास, ये तबका जिसने इस तरीके से लोगों के हकूक़ जो जब्त कर रखे हैं, ये बिल्कुल एक खाई के किनारे पर है। आई टेल यू। और जिस तरीके से सोशल मीडिया आया है, अवेयरनेस फैल रही है, लोग अपने राइट्स मांगेंगे। अगर इन्होंने ना दिए तो लोग इनसे छीन के लेंगे। मार्क माई वर्ड्स, आज कल ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को पता है कि कब, मगर इस देग ने उबलना है, क्योंकि इसके नीचे आग और तेज़ हो रही है। थोड़ा सा मैं ज़रा इसकी जो जुज़ियात हैं उसमें जाऊँगा। मैं आपका कमेंट इस पर जानना चाहता हूँ कि जो नैब कवानीन थे, जो नैब जिस तरह से डील कर रहा था, उसमें एक चीज़ को ख़त्म किया गया कि जी मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी जो है, किसी भी जो सरकारी अफसर है उसके ख़िलाफ़ पर्चा नैब नहीं दर्ज कर सकेगी उस वक्त तक जब तक ये वो करबोरेट ना कर लें, इस बात का सबूत ना हो कि उस मिस यूज़ के नतीजे में पैसे आए हैं और उन्होंने उनके जो है ना वो उसको उनको माली फ़ायदा हुआ है। मुझे आप ये बात बताएं कि ये मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी नहीं है कि अगर कोई लीज़ आपने 33 साल दी हुई है तो उस लीज़ को आप 90 साल की लीज़ बना दें? ये मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी नहीं है? तो इसका क्या मतलब है? इस पर आप किसी अफसर को नहीं पकड़ेंगे? 2 मिसरे हैं इस पर, सिर्फ मेरे पास 2 मिसरे हैं और वो मनु भाई के हैं। और वो क्या है कि वड्डियां फाइलां विच गवाचे हुए बड़े बड़े करतूत नहीं मिलते, रल के मारे मिल के खादे कबरां विचों लोकां दे कलबूत नहीं लभदे। अब समी इब्राहिम साहब लभदा क्यों नहीं है? एक SHO के हवाले करें, इनको बिठाएं उस जगह पे जाके बंदे को जहां पर आम चोर को बिठाया जाता है। समी इब्राहिम साहब इनके साथ अंदर AC लगा के देंगे तो ये बताएंगे पैसे कहां पे हैं। अंदर हीटर लगा के देंगे, 4 बंदों की ड्यूटी होगी, 3 दफे एक डॉक्टर होगा उसमें, ये देंगे। उस जेल में तो हर पाकिस्तानी जाना चाहता है कि आसान भी भेज दो यार, रोटी भी फ्री मिलेगी। आप जेल कोई नहीं पूछना चाहता। आप जेल की बात कर रहे हैं, आप सजा याफ्ता हैं, आपको सजा और आप लंदन में घूम रहे हैं, और आप लंदन में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे घूम रहे हैं। कौन सी सजा है? मुझे आप बताएं, क्या इस सिस्टम पे आप और फिर अगर ये बात करें तो कहते हैं जी आप बीमारी पे सियासत कर रहे हैं। ओ भाई, आप आई एम स्पीचलेस। समी इब्राहिम, हम एक बीमारी पे सियासत कर रहे हैं और वो इस मुल्क की रूलिंग क्लास है। इससे बड़ी बीमारी कोई नहीं। तो फिर क्या उनको रोकेगा कौन? इस बीमारी का इलाज करना पड़ेगा, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। कैसे? कौन करेगा सर्जरी? इनकलाबात के जरिए होती है और होती आई है। यहां हुए हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हुआ था, उसके बाद भी रेवोल्यूशन हुए हैं, लोग आते हैं। लेकिन बात यह है, मैं एक यहाँ बात ख़त्म करता हूँ, मसला ये नहीं है कि कुछ इनकलाबात नाकाम हो गए हैं। मसला ये है कि एक बहुत ज़रूरत है जिस इनकलाब की तब्दील वो तारीख में देर कर रहा है, और वो जितनी देर करता रहेगा ये गलती सरती लाश इस निज़ाम की हमें बदबू देती रहेगी जब तक हम इसकी तजीज़ व तकफीन नहीं करते। अजीब दोस्तों साथियों, एक अजीब मामला है कि जिस निज़ाम को बचाने की कोशिश की जा रही है ये कहकर कि ये निज़ाम पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, पिछले कई दिहाइयों से उसी निज़ाम ने पाकिस्तान में गरीब को मज़ीद गरीब किया है और ना कोई तालीम दे सका है लोगों को, ना कोई इलाज दे सका है लोगों को। चंद ख़ानदान हैं जो इस पर पलते हैं, जिनकी वेल्थ में इस पर इजाफ़ा होता है, वही इसकी उन्हीं के पास हक के हुक्मरानी है। लेकिन ये कह दिया जाता है कि बस यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इसके बगैर तरक्की नहीं हो सकती। कैसे होगी तरक्की? आम आदमी की मुश्किल कैसे ख़त्म होगी? मैं काजी सईद साहब से यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटा सा एक वक्फा लेते हैं, जब वापस आएंगे तो हमारा साथ हमारे कश्मीरी हैं,
उनकी जो ज़िंदगी जिस तरह नर्क हुई हुई है भारत ने की है, अब उसके हवाले से कहा जा रहा है कि एक शायद वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस OIC की पाकिस्तान में होने वाली है। क्या ये फ़र्क इससे पड़ेगा? कहीं हम कुछ इस सिमत में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं? इस पर गुफ्तगू करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तज्जिया स्पेशल में सैयद काजी मेरे साथ हैं। हमने ब्रेक पर जाने से पहले जो निज़ाम है हुकूमत का उस पर बात की। बिल्कुल इट इज़ फॉर द रिच एंड बाय द रिच। इसमें पाकिस्तान के गरीब आदमी का जो करोड़ों की तादाद में यहाँ पर बसते हैं उनका कुछ लेना देना नहीं। और जो लोग इसी निज़ाम को पाकिस्तान का मुस्तकबिल करार देते हैं, अल्लाह जाने कैसे वो चंद ख़ानदानों का मुस्तकबिल तो ये हो सकता है। इनके पास हक़ हुक्मरानी है, जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, जो माल बनाते हैं और फिर कानून बनते हैं, कानून टूटते हैं, कानून तब्दील होते हैं। उनकी वेल्थ को कोई वापस नहीं ले सकता। अजीब मुल्क है। सज़ा भी हो जाए फिर भी बाहर बंदा घूम रहा है इलाज कराने के लिए। जेलें जो हैं वो घरों से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं उन लोगों के लिए। आम आदमी उसका न जाने क्या होगा। बहरहाल सईद काजी साहब कहते हैं कि तहरीकें बहुत चल रही हैं, छोटी छोटी तहरीकें चल रही हैं और एक देग है पानी की भरी हुई, मुल्क इस की उन्होंने मिसाल दे के और उसके नीचे आग है जो उबल रही है। और किसी वक्त ये जो एक खामोशी है, इसको ये मत समझें कि लोग कोई इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं। ये जो खामोशी है ये इट इज़ यू कैन कॉल इट ए लल बिफोर स्टॉर्म। और ये किसी भी वक्त अगर ये लावा फट पड़ा तो ये जो लोग इसको जो अपनी अपनी दौलत को बचा के चल रहे हैं और समझते हैं कि वो हर चीज़ पर काबिज़ रहेंगे, वो फिर दुनिया में हमने देखा है कि किस तरीके से अवाम जब निकली है तो उन लोगों का क्या हशर हुआ। बहरहाल ये तो अभी देखते हैं कि क्या होगा। इस वक्त जो ख़बरें जो आ रही हैं वो ये है कि कश्मीर के अंदर जो जुल्म व सितम है उसमें दुनिया खामोश थी। इस्लामी दुनिया तो बहुत ही ज़्यादा खामोश थी, इसलिए कि सऊदी अरब और UAE के बड़े ताल्लुकात थे इंडिया के साथ। लेकिन अब जो पिछले 3-4 हफ्तों में जो कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस के हवाले से पाकिस्तान का इनिशिएटिव था और फिर जिस अंदाज़ में चीज़ों को आगे ले जाया गया, अब सऊदी अरब OIC वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस, और वो भी बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में होगी। सऊदी अरब उसको तलब करेगा और कश्मीर का मामला उसमें डिस्कस किया जाएगा और मीनिंगफुल अंदाज में डिस्कस किया जाएगा। दुनिया पर ये उजागर की जाएगी ये बात और कहा जाएगा दुनिया से कि वो अपना रोल प्ले करे, वगरना ये जो मामला है ये किसी और सिम जा सकता है। और आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जो मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि OIC कोई मीनिंगफुल और प्रैक्टिकल इक़दामात करे कश्मीरियों के हवाले से। सईद काजी, जो इकनॉमिक इंटरेस्ट बन चुके हैं लोगों के, भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, मगरब का इंटरेस्ट, फिर कुछ हमारे इस्लामी ममालिक का भी उसमें उनमें बिज़नेस इंटरेस्ट है। अमली तौर पर आपको कुछ नज़र आता है कि इस तरह गुफ्तगू की बुनियाद पर, कॉन्फ्रेंसेस की बुनियाद पर आप भारत पर कोई दबाव डाल सकते हैं कश्मीर के हवाले से? मैं यहाँ पे एक बहुत मशहूर एक्टर है मैट डेमन, उसकी एक यहाँ कोट करना चाहता हूँ उसकी एक बात जो उसने अपने मुल्क के हवाले से कही थी। उसका ये कहना था कि जो सदर अमेरिका है उसके कहीं गहरा और मोहब्बत का रिश्ता है रूस के सदर के साथ बनिस्बत अपनी आवाम के। अगर आप देखो तो ये जो रूलिंग एलीट है वर्ल्ड की भी, इनके अपने मफाद जो हैं वो ज़ाती हो चुके हैं। यानी हमें बाज़ रूलर्स की हिफाजत के लिए तो हमें भी मजबूर किया जाता है कि इनको इनकी हिफाजत करो। अब मसला ये है समी इब्राहिम साहब कि इनके मफादात एक हैं, ठीक है। अवाम को अगर कोई आज ख़तरा लाहक है आज की दुनिया में तो उनकी अपनी हुकूमतों से जिन्हें उन्हें खुद इलेक्ट किया हुआ है। मिसाल मैं इंडिया की ले लेता हूँ। इंडिया को अगर ख़तरा है, और मैं एक और भी आज बात बताना चाहता हूँ, ये जमहूरियत का बड़ा राग लाते हैं। मैं आज आपकी आंखें खोल देने वाली फिगर्स आपको देता हूँ कि इंडिया की मिसाल ले लेते हैं। इंडिया में टोटल एलिजिबल वोटर्स की तादाद 90 करोड़ है। 1 अरब 30 करोड़ उनकी आबादी है, 90 करोड़ वोट डालते हैं। ये पिछले इलेक्शन में जो वोट डले वो 67% थे 90 करोड़ का। उस 67% में से 38% वोट पड़े किसको? मोदी को। उसके खिलाफ कितने पड़े? 62%। मोदी को टोटल वोट कितने पड़े हैं इंडिया में? 23 करोड़। और यानी जो उसको वोट नहीं पड़े या जो उसके खिलाफ पड़े हैं 23 करोड़ को आप 90 करोड़ से जरा उससे कर लें। वो माइनॉरिटी का लीडर है,
अब 1 अरब 40 देखे ना, 1 अरब 40 करोड़ के मुल्क में 23 करोड़ की हमायत से वो हुकूमत कर रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन है, ये ट्रू है, ये जमहूरियत है। इतने तो जराइम पेशा लोग होंगे उस मुल्क में, 23 करोड़ निकल आएंगे जराइम पेशा 1 अरब 30 करोड़ में से जो उसको इलेक्ट करते हैं। यानी समाज की इंतहाई पसमानदा और जो एक इंतहाई, जो क्या मैं कहूं, उस परत को वो एड्रेस करके वोट लेके सारी रियासत पर कब्जा करके बैठा हुआ है, पूरे साउथ एशिया का अमन तबाह किया हुआ उसने। ये है, आपके यहां आ जाते हैं, जब पिछला मैंडेट था 17.5-18 लेस देन 20% वोट थे मियां नवाज शरीफ साहब के। ये है आपका इलेक्टरल सिस्टम की औकात, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। आप डिसएनफ्रेंचाइज करते हैं 80% लोगों को यहां वजीर आजम बनाने के लिए। आज तक क्या कोई तहरीक हुई कि यार मुतनासिब नुमाइंदगी ले आओ, कि जिस पार्टी ने जितने वोट लिए हैं इतनी उसको सीटें दे दो? ये क्या करते हैं ये हुक्मरान, ये इस पार्लियामेंट पर कब्जे करने का जरिया बना लिया इन्होंने इलेक्शन। हमें डराते रहते हैं, वो आ रहे हैं, वर्दी वाले आ रहे हैं, और वर्दी वाले भी आए तो हमने मार खानी है, तुम भी आओ तो हमने मार खानी है, हमें क्या फर्क है? हमने तो अपनी जो और वर्दी वाले आते हैं तो इन्हीं को मारते हैं ना, जो माल जिन्होंने तोड़ा हुआ है, इन्हीं से लड़ते हैं ना। आम आदमी को क्या फर्क आपस में लड़े, हमारा क्या लेना देना? हमारा कोई जो है वो ये जो शुगल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी कहती है जमहूरियत बड़ी खतरे में है, और जमहूरियत के पास साफ पानी का गिलास नहीं है। जमहूरियत कौन सी है तुम करते हो? शर्म नहीं आती जमहूरियत का नाम लेते हुए? जहां जमहूरियत का 80% बंदे जो हैं वो नॉन साइंटिफिक इलाज कराते हैं, जहां जमहूर के 50% बच्चे जो हैं वो मदकूक हैं, लागर हैं, मर जाएंगे, उनकी ज़हनी सलाहियत इस काबिल नहीं रहती कि वो पढ़ सके, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलती, और जमहूर को कुचलते, और जमहूर के नाम पर शर्म ही आ जानी चाहिए। और हर सोसाइटी सईद काजी अपनी अपनी हकीकतों के साथ जिंदा है। आप ये देखें, हम मुसलमान हैं, हमारे लिए हमारे नबी की ज़ात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कितनी अहम और मुकद्दम है, और वो नॉर्वे था, डेनमार्क था, वहाँ पर खाके बन रहे थे, कुरान को आग लगाई जा रही है। कभी उन हुकूमतों ने उन चीज़ों को रोकने की कोशिश नहीं की। अमेरिका में कुछ और कवानीन है, उन वहाँ पर देख लें। हम क्यों उन लोगों के बनाए हुए निज़ाम को अपने ऊपर मुसल्लत करके हम कहते हैं कि इसी में हमारी बका है? क्यों का सईद काजी, वाई? लेकिन समी इब्राहिम साहब, बात यह है कि ये जो हुक्मरान है ना वेस्ट के, ये चाहते हैं कि इस तरह के जो हमारे दिल को तकलीफ पहुंचाने, ये इसलिए कि यहाँ के जो बहुत ज्यादा हमारे लिबरल्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वहां पर जाते हैं, पैसे मिलते हैं, उन इदारों में काम करते हैं, डॉलर्स में पेमेंट्स होती है। ये पाकिस्तानी, मतलब ये एक मफादात इतना ज्यादा इनका, इंटरनेशनलिस्ट है ये। हमारा मजहब हमें यह कहता है कि लोगों के खुदाओं को बुरा मत कहो। बिल्कुल। और ये इंतहाई अनसिविल, आपका कोई मजहब हो, आपका मजहब ना हो, किसी चीज पे आप यकीन रखते हो। दुनिया में 7.5 अरब लोग हैं, 9 के लोग हैं, मगर ये दुनिया की सबसे बड़ी बदतहजीबी मैं इसे कहूंगा। और आप किसी के ईमान को या किसी की मुकद्दस हस्ती पे तुम इस तरह की बात करो, इससे ज्यादा गलीज इंसान कोई नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना, वो जो एक में गलत है सब में गलत है। हमारी चीफ जस्टिस साहब भी यही कहते थे, वो फॉल्सेस इन यूनो फॉल्सेस इन ओमनिबस, वो एक कहावत जो है, अगर मैं सही उसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो भाई आप ये देखें कि एक मामले में ये जो मगरिब है, फ़लस्तीन के अंदर कितना जुल्म सितम है, एक यानी जनरेशंस वो खा गए। अमेरिका उसको जायज़ करार देता है। कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ, मोदी के साथ खड़े होके ये कहा जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि भारत और अमेरिका वैल्यूज़ बराबर की शेयर करता है, बराबर की एक तरह की हम वैल्यूज़ शेयर करते हैं, और हमसे अच्छी दोस्ती कोई नहीं है। पूरा वेस्ट जो है, यूरोप पूरे का पूरा खामोश है। इमिग्रेंट्स शिप्स में जाते हैं, बोट्स उनकी कैप्साइज हो रही हैं, सैकड़ों की तादाद में, दर्जनों की तादाद में लोग मर रहे हैं, वो उनको अपनी ज़मीन पर लैंड करने नहीं देते। इंसानियत की तो वो कदर ये करते हैं, लेकिन हम उनके दिए हुए निज़ाम को फॉलो करते हैं, और हम कहते हैं कि इसी में हमारी बका है। सईद काजी नहीं, देखिए बात ये है, मैं आपको एक बात बताऊं। एक स्टोरी छपी थी गार्डियन में, और अगर आप कोई देखना चाहे तो एक इदारा है, उसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के नाम से। आप जाके देखें, हमें कर्जे की सूरत में या इमदाद की सूरत में जो पैसे देते हैं, अगर 1 रुपया देते हैं तो ये 15 रुपये और 20 रुपये वापस हैं। और उस स्टोरी की सबसे मजेदार बात क्या थी कि ये गरीब दुनिया के अवाम हैं जो वेस्ट की वेलफेयर स्टेट को सस्टेन करते हैं। हमारे पैसे से उनका इलाज होता है। देखें, ये निज़ाम है ये। और यहां पर उन्होंने अपने लोग, और मैं अब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं उनके लिए, उन्होंने जिनके बच्चों को उन्होंने वीज़े दे रखे होते हैं, वो उधर ही रहते हैं, वो उधर ही एक तो मेहनत कश जाते हैं यहां से, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो गुर्बत से भाग के इकोनॉमिक इमिग्रेशन होती है, वो लोग उनमें शामिल नहीं है।
ये जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, यहां से माल कमाते हैं, उस रूलिंग एलीट को यहां मुसल्लत इसलिए किया जाता है कि ये लूट मार बंद। और देखें ये दोनों पीपल्स पार्टी और नून लीग क्या ये बातें करते हैं, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी। रेमंड डेविस ने, मैं लाहौर में बैठा हूं इसी शहर में, उसने गोलियां मारी, आके लोगों को मारा और पाकिस्तानियों को मारा और उसको इन्होंने रुखसत कर दिया। दोनों ने, इतने बागैरत हैं ये, इतनी गैरतमंद लीडरशिप है शरीफ खानदान की और भुट्टो की। ये जो आसिफ जरदारी साहब की गवर्नमेंट थी वफाक में, अपने लोगों का दिफा नहीं कर सकते। गैरत नाम की कोई चीज है? मुझे फिर कहते हैं जी आप ये बुरी बातें करते हैं, आप पता नहीं स्क्रीन पर आके क्या बातें करते हैं। ये मुझे बताइए, ये पाकिस्तान के ये मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? ये तो उनके स्टूज हैं भाई सईद काजी। हमारे हकूक का धंधे का पेशा है इनका। मुझे आप ये बात बताएं कि जब 1992 में हेजल उलेरी आया था, जिस दिन पाकिस्तान की इस जदीद हिस्ट्री में तबाही का नुक्ता आगाज था, जिस दिन आपने यहां IPPs लगाए थे, फाइनेंशियल टाइम्स 2012, अभी मेरे भाई जो हमें देख रहे हैं, एक सुर्खी मैं बोलता हूं, उससे नेट पे मारे, एक स्टोरी निकल आएगी। स्टोरी क्या है? पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस कोलन अ केस ऑफ फेल्ड प्राइवेटाइजेशन। उसमें डॉक्टर मुनीर कमाल ने उन मुआहिदों की तफसील दी हुई है जो पढ़ के इंसान अपना सर पीट लेता है। मुझे यहां पर आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, मुझे यहां पर एक ब्रेक लेनी है नाजरीन, और जब वापस आते हैं तो ये जो हमारे बागैरत शाही ख़ानदान है, हुक्मरान ख़ानदान है, इनके मज़ीद फ़ज़ाइल आपकी खिदमत में पेश करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तज्जिया स्पेशल में सईद काजी के साथ हम जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान के मसाइल का। ये जो सिस्टम है टोटली फेल हो चुका है, लेकिन बहुत सारे उन ख़ानदानों के लिए या उन लोगों के लिए जो इसके बेनिफिशरीज़ हैं, जिनको सब कुछ मिल रहा है, वो रोज़ाना टेलीविज़न स्क्रीन्स पर भी, अखबारात में भी, कॉलम में भी इसी को कहते हैं कि यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। जबकि मुझे याद है कि जब हम कॉलेज के ज़माने में थे, जब इस दुनिया में एक नज़रियाती वार थी, तो हम ये कहते थे उस नज़रियाती जंग में कि सरमायादारी निज़ाम था, ये होता था, और यही सरमायादारों का निज़ाम था जिसे हम जमहूरियत कहते हैं। लेकिन अब यही पाकिस्तान की बका बना हुआ है ये निज़ाम, और फ़ायदा इसका कुछ नहीं हो रहा। ये ग्रोथ रेट्स हैं ऊपर हैं, इंडिकेटर्स हैं इकनॉमिक। अब आप देखें ना, IMF ये कह रहा है कि जी 88% से 84% कर्जा रह गया। अच्छा, फिर वो ये कह रहा है कि जी ये इन्फ्लेशन में कमी हो जाएगी, हो रही है। आम जाके मार्केट में देखें, महंगाई इतनी ज़्यादा शदीद है, कोई किसी आदमी की ज़िंदगी पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ, चंद लोग जो इस वक्त चला रहे हैं इस हुकूमत को, उनकी ज़िंदगियाँ बहुत बेहतर हैं, ज़बरदस्त उनकी ज़िंदगियाँ हैं, प्राइवेट जेट्स हैं अब तो यहाँ पर, और कन्विक्ट्स भी बाहर जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, कोई कुछ किसी को कुछ नहीं होने वाला। सईद काजी, ये मुझे ये बात बताइए, क्यों कोई इस मुल्क के अवाम की किस्मत का फ़ैसला फिर उनकी उमंगों या उनकी रियलिटीज़ के मुताबिक करेगा, जब हुक्मरानों को ये पता हो कि हमें तो हुक्मरानी मिलेगी वाशिंगटन DC से। नवाज शरीफ साहब भी गए बिल क्लिंटन के पास कि मुझे बचाओ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी, हो सकता है पीपल्स पार्टी के लोगों को ये बात बुरी लगे, लेकिन वो कोंडालीज़ा राइस की किताब में है कि जब वो पाकिस्तान आई थी तो अमेरिका की आशीर्वाद से आई थी। NRO परवेज़ मुशर्रफ से जो हुआ था, अमेरिका ने करवा के दिया था। क्या रिश्तेदारी थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से अमेरिका की? इसी तरह की जैसे अब एलिस वेल्स कहती हैं कि चाइना से दूर हट जाओ, CPEC पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। क्या मोहब्बत है उनको पाकिस्तानियों से या मुसलमानों से? कश्मीर में तो वो बात नहीं करते। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से जो चार्ट बनाया उन्होंने, इंडिया को उसमें शामिल नहीं किया, पाकिस्तान को शामिल किया, और ये कहा कि अगले मरहले पर आपकी सैंक्शंस आप पर लग सकती हैं। तो ये जो हुक्मरान रहे हैं या जो अभी हैं, ये बड़ी जो सियासी जमातें हैं, ये तो सब किसके एजेंडे पर काम कर रही हैं? किधर? अब पाकिस्तान के साथ क्या होगा? मुझे सईद काजी, ये मेरा आपसे सवाल है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बार बार ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मुझे उसका जवाब नहीं मिल रहा। देखें समी इब्राहिम साहब, एक तो आप बात ये ज़हन में रखें कि इस मुल्क के अवाम जो हैं, ना सिर्फ ये कि वेस्ट की वेलफेयर स्टेट जो है उसको सस्टेन कर रहे हैं, एक वेलफेयर स्टेट यहाँ भी है जो हमने इस मुल्क की इशराफिया को दे रखी है। देखें दुनिया का कौन सा राइट उनके पास नहीं है। आप ये तमाम हुक्मरान तबके के इनके पक्ष निकाल के ज़रा देखें, इनके इलाज की क्या कैफियत है, कौन क्या राइट है इनके पास, इनको पेट्रोल कितना मिलता है, इनकी बिजली का बिल कौन दे। एक वेलफेयर स्टेट है ना,
उस वेलफेयर स्टेट को बचाने के लिए उनको कीमत क्या देनी पड़ती है? हमारे हकूक का धंधा करना पड़ता है वेस्ट के साथ, IMF के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ। इस बात में तो आप क्लियर हो जाए कि इस मुल्क के अवाम एक छोटी सी टाइनी वेलफेयर स्टेट जिसमें ये बिल्कुल एक बबल सा है, जिसमें ये टाइनी रूलिंग एलीट रहती है, और दूसरा हम उनको भी सस्टेन कर रहे हैं। जितना माल, मैं आपको एक फिगर दे रहा हूं, चेक कर लें और मेरे साथ बहस कर लें। $1 जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आता है अपने साथ $14 से $20 वापस लेके जाता है। ये अमृत धारा जो आपने बना रखा है ना, आज के दौर में जो है कैरेक्टर इन्वेस्टमेंट का तब्दील हो चुका है। ये प्रॉफिट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट है, इंसान फ्रेंडली नहीं है। दूसरी सईद काजी, अगर आप गौर से देखें हमारी सोसाइटी में, तो ये एक बिल्कुल कबायली सोसाइटी बन गई है। जो ताकतवर जत्थे हैं वो अपनी ताकत के बलबूते पर अपने जो मफादात हैं उनका वो तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। आप ये बड़ी आपने अहम बात की और प्रोग्राम के आखिर में की है। मैं काश मैं इस पे मसला क्या है, जूं जूं रियासत को न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट के तहत आप श्रिंक कर रहे हैं, रियासत की छत्र छाया से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। ये आज मैं बताऊं, वेस्ट आज टेररिज्म की सबसे बड़ी वजह न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, मैं अकेला नहीं कह रहा, जॉर्ज मोबियो यही कहता है, शीमिस मिल ने यही कहता है। मैं उन नेक लोगों की बात कर रहा हूं जो आज भी वेस्ट में सच बोलने की जरूरत करते हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूं। जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ को देख लें, वो भी बैनुस सतूर यही बात करता है, और गालबन वो जो नोबेल लॉरिएट है और इंडिया का क्या नाम, वो ये बुनियादी तौर पर टेररिज्म की बुनियाद में ये माशी निजाम है। मुझे बताएं, 2.5-3 करोड़ बच्चा जो मेरा बाहर बैठा है, मुझे क्या पता किसके हत्थे चढ़ गया है। वो उसको खुदकुश बमबार बनाता है, उसको कोई एक इंतहा पसंद नजरिया सिखाता है, वो सवेरे बम बांध के मेरे पास क्या करेगा वो। तो जिस तरह आपको अपने घर के लान में मशीन चला के घास कटनी पड़ती है, पौधे लगाने पड़ते हैं, समाज भी ऐसे ही होता है। जब समाज को आप ऐसे छोड़ देते हैं, इंसानी दिमाग को उसके हाल पे छोड़ देते हैं, तो उसमें ऐसी बूटियां जहरीली पैदा होती हैं जैसे जमीन में पैदा होती हैं। तो आज की जदीद दुनिया में रियासत में निखारने के लिए, सफाई के लिए आपकी हाउसिंग पॉलिसी होनी चाहिए। आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, नहीं दे रहे, ये देना है। मैं एक और आपको फिगर देता हूं, अगर एक समाज का सेहत का म्यार बुलंद कर दिया जाए तो उसकी GDP बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इस्तेदाद कार बढ़ती है। ये बदकूक टीबी ज़्यादा लोग मजदूर जब काम करते हैं फैक्ट्रियों में खून थूक कर, तो वो क्या पैदा करेंगे इस मुल्क में? तो ये है इसकी जड़ में सब कुछ। सईद काजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़े मसाइल की निशानदेही की आपने। और हकीकत ये है कि ये जो इस वक्त निज़ाम मुसल्लत है, जिसको ये पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम कहते हैं, ये पाकिस्तान के लोगों को डिलीवर नहीं कर रहा। मेरी बात से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं ये बड़े इत्मीनान से ये बात कह रहा हूँ कि ये अमीर लोगों का बनाया हुआ निज़ाम है। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए के पॉलिटिक्स करते हैं, और उसका मकसद क्या होता है? को आवाम की खिदमत नहीं, करोड़ लगा के अरब बनाना। और यही सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। दुरुस्त कहा सईद काजी ने, लोगों को उठना पड़ेगा, अपने हकूक़ के लिए लड़ना पड़ेगा, इन लोगों से सवाल करना पड़ेगा, इन लोगों के रास्ते रोकने पड़ेंगे, वरना ये जो निज़ाम है, इट इज़ फॉर द रिच, इट इज़ बाय द रिच। पाकिस्तान के गरीब आवाम का इससे कुछ लेना देना नहीं। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाअल्लाह तज़किया में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।